हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। अपने एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ के ज्योग्राफी लेक्चर्स में हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आज करना है। और एनसीईआरटी प्लस एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ का यही पर्पस है कि एनसीईआरटी और दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिलीवेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो, और एग्ज़ाम से कुछ ही देर पहले रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो, वैसे चीज़ों को डिस्कस करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रेन सिस्टम से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। जो है एक पहला है कैचमेंट या फिर ड्रेनेज बेसिन और वाटरशेड। ये तीनों उसी के ही नाम है, एक ही चीज़ है बेसिकली। तो देखते हैं एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर सिस्टम। ठीक है। अब चाहे वो गंगा बेसिन हो, इंडस बेसिन हो या गोदावरी बेसिन हो, उन इनमें क्या है कि छोटे मोटे रिवर्स से, छोटे मोटे ट्रिब्यूटरी से या स्ट्रीम से अल्टीमेटली जो पानी इकट्ठा होके एक बड़े रिवर सिस्टम में जाके मिल रहा है। ठीक है। तो वो पूरे का पूरा जो एरिया है जहाँ से वो पानी इकट्ठा हो रहा है, वो नेटवर्क नहीं बल्कि वो पूरा एरिया जहाँ से वो पानी इकट्ठा हो रहा है अल्टीमेटली एक बड़े रिवर में, उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन और वाटरशेड। छोटे रिवर्स के लिए हम वाटरशेड जैसे टर्म्स यूज़ करते हैं, बड़े रिवर्स के लिए ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया यूज़ कर सकते हैं। गलत कोई भी नहीं है, किसी के भी केस में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली बड़े रिवर्स के लिए ड्रेनेज बेसिन यूज़ होता है। फिगर में हमने कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इनफैक्ट ये विकिपीडिया जैसे सोर्सेज से फिगर लिया हुआ है। कुछ और देखते हैं। वाटर डिवाइड और ड्रेनेज डिवाइड। अब इन ड्रेनेज बेसिन्स को जो डिवाइड करने वाली एक लाइन होगी, दो बड़े रिवर बेसिन्स होंगे, उसको डिवाइड करने वाली कोई एक लाइन होगी, उसी को हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। अब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बाद में, पहले फिगर देख लेते हैं। सपोज ये रेड से मार्क किया हुआ ये जो एरिया है, यहाँ पे जो भी पानी इकट्ठा हो रहा होगा वो इस रिवर के थ्रू होते हुए यहाँ पे एक दूसरे रिवर से मिल रहा है। तो ये जो रेड से मार्क किया हुआ एरिया है, वहाँ पे जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है अल्टीमेटली वो इधर इस बड़े रिवर में जाके आ रहा है। तो इस पूरे एरिया को हम एक ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। दूसरे फिगर में देखें तो ये स्कीमेटिक फिगर है। यहाँ पे जो भी छोटे मोटे रिवर या स्ट्रीम्स हैं, अब वो ग्लेशियर मेल्ट हो या फिर रेनफॉल का वाटर हो, अल्टीमेटली इस बड़े रिवर में आके मिल रहा है, तो वो इसका एक ड्रेनेज बेसिन हुआ। और सपोज ये हिल एक टेरेन है, पहाड़ के ऊपर का एरिया, जो कि इसके एक साइड में यानी राइट साइड में जो भी पानी है वो इस ड्रेनेज बेसिन 1 पे जा रहा है, और दूसरे साइड का पानी जो है वो ड्रेनेज बेसिन 2 में जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन होगी बीच की, जो कि उसको एक पार्टिंग दे रही है, एक डिवीजन दे रही है, वो उसी लाइन को हम वाटर डिवाइड बोल रहे हैं। यानी कि वाटर जो इस रिवर में आए और वाटर जो इस रिवर में आए, उसके लिए जो डिवीजन क्रिएट करने वाला है, पार्टीशन लाइन क्रिएट करने वाला है, उसी को हम वाटर डिवाइड बोल रहे हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स वाटर डिवाइड के देख लें। इंडिया में जो है वो अंबाला और इंडस गंगा डिवाइड। ठीक है। ये क्या है? इंडस रिवर में जो भी जितने रिवर्स मिल रही हैं, यानी कि पंजाब से होते हुए जितने भी बड़े रिवर्स फ्लो कर रही हैं, सतलज, ब्यास, चेनाब, इस तरह के, तो वो, और बाकी गंगा रिवर में आके मिलने वाली रिवर्स, यमुना एंड फर्दर जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको डिवाइड करने वाली लाइन जो है वो अम्बाला से होके गुजरती है। दिल्ली एंड अम्बाला वाले एक लाइन से होके गुजरती है, तो उसको हम एक वाटर डिवाइड बोल सकते हैं। दूसरा अरावलीज में, अरावलीज के टॉप में एक ये है कि वेस्ट साइड की जो भी छोटे मोटे रिवुलेट्स होंगी वो जाके लूनी में जा मिल रही हैं, और ईस्ट साइड में जो भी है वो बानस में मिल रही है, तो वो एक एरिया होता है वाटर डिवाइड का। वेस्टर्न घाट्स खुद में एक वाटर डिवाइड है। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में और वेस्ट में जो भी पानी है वो डिवाइड हो रहा है। जो भी वेस्ट में है वो अरेबियन सी में फ्लो कर रहा है, और ईस्ट की साइड में जो भी रिवर्स हैं वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे रिवर्स में जाके मिल रही हैं। तो एज अ होल वेस्टर्न घाट्स खुद में एक वाटर डिवाइड है। एग्जाम्पल से अब समझ में आ गया होगा। पूरे इंडिया की वाटर डिवाइड जो है वो हम ऐसे बोल सकते हैं, दिल्ली रीज से होते हुए, अरावली से होते हुए, सह्याद्री से, वेस्टर्न घाट, और बीच में थोड़ा सा एरिया
इंक्लूड करना पड़ता है हमें नर्मदा और ताप्ती बेसिन का। तो उसके उन सबको मिलाने से जो लाइन बनेगी उसको हम वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया बोलेंगे। ये मैप में आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए जान लो, दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्रीज ये पूरे के पूरे इंडिया का वाटर डिवाइड बनाती है। आगे देखो ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑफ फ्लोइंग वाटर चैनल्स, यानी कि जो भी बड़ी रिवर्स है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, छोटे ट्रिब्यूटरीज, कहीं से जो भी पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो बड़ी रिवर वो खुद, और अल्टीमेटली ओल्डर स्टेज में जाके जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं, वो पूरा का पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं। 77% रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में, और बाकी जो है वो अरेबियन सी ड्रेनेज में, अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। तो अरेबियन सी ड्रेनेज में कुछ रिवर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट, एक तो इंडस है सबसे बड़ी, जो कि हम ज़्यादा उसको डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से होकर फ्लो कर रही है, इंडिया में उसका कम पार्ट है। बट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है पंजाब के और कश्मीर वाले रीजन के, वो जाके इंडस में जाके मिलते हैं। तो पढ़ना है ही। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती हैं वेस्टवर्ड्स, और उसके बाद माही एंड लूनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर उसके नीचे अगर हम आए तो, यानी वेस्टर्न घाट्स में नीचे आए तो माही और लूनी ये जो है गुजरात वाले रीजन से होकर फ्लो करती हैं। और सॉरी, माही गुजरात वाली रीजन से होकर फ्लो करती है, लूनी वेस्ट ऑफ अरावली से होते हुए रण ऑफ कच्छ में जाके मिलती है, वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में नीचे आते हैं तो श्रावती जुआरी श्रावती कर्नाटका वाले रीजन में है, जुआरी मांडवी गोवा वाले रीजन में है, पेरियार भरतपुजा ये केरला वाले रीजन में। अब इसको रिवर सिस्टम्स को हमने दो बड़े क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। एक हिमालयन रिवर्स हैं और दूसरे सीजनल पेनिनसुलर रिवर्स हैं। हिमालयन आर मोस्टली पेरिनियल, मोस्टली क्या है ही पेरिनियल, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट और रेन वाटर दोनों, मानसून के वाटर्स दोनों इसमें आके मिल रहे हैं। पेनिनसुलर रिवर जो है वो उसमें सिर्फ बारिश का पानी ज़्यादातर मानसून में मिलता है। तो गर्मियों में, ड्राई सीजन्स में थोड़ा इसमें बहुत कम पानी होता है या ऑलमोस्ट कभी कभी ड्राई सूख भी जाता है। तो ऐसे में इसे हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं। तो वो पेनिनसुलर रिवर्स है। आगे देखते हैं इंडिया के मैप में, ये देखो एरिया वाइज ये रिवर बेसिन्स, मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया है। गंगा रिवर बेसिन इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी रिवर बेसिन जो इंडिया में है वो गंगा है। फिर दूसरा, अब चूंकि इंडस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसको, ये भी खुद में बहुत बड़ा एक रिवर बेसिन है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर ये नीचे में ये कावेरी। ठीक है, मैं पॉज करके एक बार देख लेना। आई थिंक लेबलिंग छोटा होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसको सेग्रीगेट करके देखेंगे। सो अभी रहने दो। रिवर रेजिम एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है। रिवर रेजिम, एनुअल वेरिएशन ऑफ वाटर डिस्चार्ज, यानी कि किसी भी रिवर से कितना पानी होके बह रहा है, वो उसका एक एनुअल अकाउंटिंग एक तरह से ग्राफ के फॉर्म में बनाया जाता है। उसी को हम रिवर रेजिम बोलते हैं। यानी कि किस मंथ कितना पानी उसमें बह रहा है उसका एवरेज निकाल के हर मंथ का कलेक्शन डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको एक ग्राफ के फॉर्म में बनाया जाता है। उसी को हम रिवर रेजिम बोलते हैं। एग्जाम्पल में है पेरेनियल रेजिम। पेरेनियल यानी कि सालों भर जो फ्लो रहता है जिसमें, और सीजनल रेजिम यहाँ पे मानसून के सीजन्स में ज़्यादा और बाकी समर के टाइम में कम हो। ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे, इसे देखेंगे। सबसे पहले तो देख लो वाटर डिवाइड जो हमने डिस्कस किया था। वाटर डिवाइड ये अम्बाला और दिल्ली वाले रीजन से जुड़ती हुई है अरावली तक। वेस्ट में जो भी है रिवर्स वो इंडस में जाके मिल रही हैं, ठीक है। और ईस्ट में जो भी हैं वो गंगा में आके मिल रही हैं, चाहे वो अब विंध्यास से हो या फिर ऊपर हिमालय से हो। तो इनको पार्ट करने वाला जो है वो पार्टीशन लाइन, वो क्या है? वाटर डिवाइड है। अरावलीज और दिल्ली रिज इसको कनेक्ट करते हुए, बाकी नर्मदा एंड ताप्ती को इंक्लूड करने के लिए थोड़ा ये लाइन इधर बेंड होता है, और उसके बाद फिर वेस्टर्न घाट्स वाला पूरा ये लाइन जो है, वेस्ट में छोटी छोटी रिवर्स हैं, जुआरी मांडवी इस तरह के रिवर्स हैं, और ईस्ट में गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी इस तरह से ये रिवर्स हैं।
ठीक है। ये हो गया वाटर डिवाइड, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिवाइड करने वाला। किसी छोटे रीजन में भी हम वाटर डिवाइड की बात कर सकते हैं। सपोज किसी एक छोटे से रीजन में, यानी कि ये कृष्णा रिवर की अगर बेसिन ये होगी एंड कावेरी रिवर की बेसिन अगर ये होगी, जस्ट जस्ट से फॉर एग्जांपल, तो इस वाले लाइन या इस वाले पार्टीशन एरिया को भी हम वाटर डिवाइड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर बेसिन बोल सकते हैं। कावेरी ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरीके का होगा, बीच में एक दो और छोटे रिवर्स भी जाती है। तो इन इस वाले लाइन को हम दो रिवर्स के बीच का पार्टीशन लाइन बोल सकते हैं, वाटर डिवाइड। या फिर कृष्णा और कावेरी के बीच के लिए हम इस वाले रिवर को ऐसा बोल सकते हैं, वाटर डिवाइड ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ये पूरे के पूरे इंडिया के लिए बात हो रही है यहाँ पे। अब ये देखो रिवर रेजिम कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रिवर रेजिम हमने क्या देखा था कि एनुअल वेरिएशन ऑफ वाटर डिस्चार्ज, साल भर में वहाँ पे कितना पानी का फ्लो हो रहा है उसका एक लेखा जोखा, उसका एक डेटा कलेक्ट करके उसका एक ग्राफ बनाना। तो यहाँ पे देखो रिवर रेजिम में है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, गंगा, इरावदी, गोदावरी एंड कृष्णा, कंपैरिजन के लिए जो कि तुम्हें समझ में आएगा। ब्रह्मपुत्रा वाला जो है वो रेड लाइन से शो किया हुआ है। यहाँ पे समर में भी इतना पानी है, फिर मानसून में धीरे धीरे बढ़ रहा है, बारिश के सीजन में थोड़ा थोड़ा बढ़ के मानसून में एट इट्स पीक यहाँ तक बारिश का पानी है और रिवर का पानी है। फिर बाकी में दूसरे सीजन में धीरे धीरे कम हो रहा है। सेम गंगा में देखो पानी उससे कम है और उसके बाद मानसून में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद, तो ये देखते हैं साल भर, ये मंथ है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरीके से। अब देखो अचानक से जो पीक हो रही है वो जून के बाद हो रही है और अप टिल अक्टूबर यहाँ तक बारिश का पानी, सपोज रेनी सीजन का पानी ज़्यादा है तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इरावदी है ये पर्पल वाला लाइन, और ग्रीन इज गोदावरी, ब्लैक में कृष्णा को दिखाया हुआ है। तो देखो कि ये जो है 6 वो जून वाला टाइम है और ये सितंबर अक्टूबर वाला टाइम है, इनके बीच में पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बाकी के समय में पानी थोड़ा कम है। अब वो इसी इसी को हम रिवर रिजिम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली उसमें एवरेज फ्लो कितना है। अब ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जैसे रिवर्स में तो पानी ज़्यादा है, इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा पानी है क्योंकि वो हिमालयन रिवर्स है, सालों भर वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट का पानी आ रहा है। बट ग्रीन और ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो देखो, गोदावरी एंड कृष्णा, तो वो तीनों ये दोनों जो हैं गोदावरी एंड कृष्णा, अप टिल मई, उसमें जनवरी से मई में बहुत कम पानी है और फिर जाके नवंबर के बाद धीरे धीरे दिसंबर के पास होते होते वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मतलब जीरो इस स्केल में, पानी थोड़ा तो होगा ही बट बहुत कम होगा। और एज कम्पेयर टू द रेनी सीजन इनके यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, आई मीन एज कम्पेयर टू द ड्राई समर सीजन्स। तो ये इसीलिए हम इन्हें सीजनल बोलते हैं रिवर्स। पानी उसमें होगा थोड़ा लेकिन कम होगा, नॉट मच एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। और रेनी सीजन में या मानसून सीजन में पानी सिग्निफिकेंटली हाइयर अमाउंट्स में होता है। तो ये इसी को शो करने के लिए हम रिवर रिजिम का यूज़ करते हैं। काफ़ी है समझने के लिए। अब ये एक से एक और चीज़ पता चल रही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उससे उसमें हमारा सबसे ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा है, इवन मोर देन गंगा, क्योंकि इसकी ग्राफ जो है वो थ्रू आउट ज़्यादा है। सिर्फ कुछ एक टाइम में गंगा में पानी थोड़ा ज़्यादा है ब्रह्मपुत्र से, बट ओवरऑल ब्रह्मपुत्र में पानी गंगा से ज़्यादा है। आगे देखते हैं रिवर स्टेजेस है। रिवर स्टेजेस यूथ, मेच्योर और ओल्ड में हम डिवाइड करते हैं। तो रिवर स्टेजेस क्या होता है, यूथफुल स्टेज, रिवर जैसे जैसे हमारे किसी हाई अपलैंड से या फिर हिमालयन हाई पीक से होके बह के फ्लो करती हुई नीचे आ रही है, तो अपने साथ कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती है उसके लिए हमने एक यूथ, मैच्योर और ओल्ड के बेसिस पे अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जब उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, एरोजन की और ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वैसे स्टेज को हम यूथफुल स्टेज से या यंग स्टेज से डिनोट करते हैं या बोलते हैं। उस समय हमें वी शेप वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स इस तरह की चीज़ दिखाई देते हैं लैंडफॉर्म्स के फॉर्म में। दूसरा है मैच्योर, यानी कि जब वो प्लेन्स में उतर जाती है,
यूपी वाले रीजन में जो है वो मैच्योर स्टेज होता है उसका, यूपी बिहार वाले रीजन में उसमें मियंडरिंग होती है और फ्लड प्लेन्स काफ़ी वाइड फ्लड प्लेन्स वो बनाती है। मियंडरिंग आगे हम देखेंगे ये सब सारे टर्म्स, पहले भी हम देख चुके हैं फिजियोग्राफी वाले पार्ट में। और ओल्ड जो स्टेज होता है रिवर का, जब वाटर की फ्लो बिल्कुल से ही स्लगिश हो जाती है, पानी सेडिमेंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और पानी में वेलोसिटी नहीं होती उतनी रिवर में, तो उसमें वो डेल्टास डिपोजिशन का पार्ट ज़्यादा होता है। डिपोजिशन की वजह से डेल्टास और मियंडर्स के जो कट मियंडरिंग्स और ऑक्सबो लेक्स और इस तरीके के फीचर्स फॉर्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज भी यहाँ पे होते हैं। इसमें क्या है, डिपोजिशन इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बट डिपोजिशन इसमें कंपैरेटिवली ओल्ड के कम है। अब यूथ में क्या है, इसमें इरोजन है, इरोजन ज़्यादा है, डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट नन। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स बार बार हमें देखने को मिलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर क्या है और सब्सिक्वेंट रिवर क्या है। एंटीसीडेंट रिवर वो हैं जो कि रिवर्स के सॉरी माउंटेन्स के स्लोप से ज़्यादा पुरानी है। जैसे माउंटेन्स के फॉर्मेशन से पहले से वो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, रिवर्स ओल्डर देन द माउंटेन्स। और वो क्या है कि जैसे जैसे माउंटेन्स फॉर्म कर रहे थे, सपोज हिमालयस के एग्जांपल लेते हैं, तो हिमालयस जब फॉर्म कर रहे थे उससे पहले से कुछ बड़ी नदियां वहां से फ्लो कर रही थी। और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा था हिमालयस का, उन्होंने उन रिवर्स ने, बड़े रिवर्स ने अपना रास्ता उनके फॉर्मेशन के साथ साथ काटना शुरू कर दिया था। तो जब तक वो हिमालयस जैसे स्ट्रक्चर डेवलप करके बड़े हुए, तब तक वो नदियां अपने लिए रास्ता बना चुके थे। वो नदियां रास्ता बना चुकी थी और इनके स्लोप्स को काट के। तो वैसे रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा भी है इसमें, तीस्ता, कोसी, ये सारे रिवर्स जो है वो एंटीसीडेंट है। और सब्सिक्वेंट ये हैं जो कि उनके फॉर्मेशन के बाद डेवलप कर रहे हैं, या फिर एज अलोंग द स्लोप्स जो रिवर्स फ्लो करती जा रही हैं, उन्होंने स्लोप्स के अगेंस्ट में काट के अपना रास्ता नहीं बनाया है। जैसे जैसे स्लोप्स उनको मिलते गए वैसे उनकी फ्लो होती गई, वैसे रिवर्स को हम सब्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में कुछ हैं ऐसे, चंबल, केन, सोन। एंटीसीडेंट में एक तो ये भी तरीका है याद करने का कि ये पहाड़ के बनने से पहले से फ्लो कर रही थी, बट एक और उसका एक और पार्ट ये भी है इसमें कि इन्होंने माउंटेन स्ट्रक्चर्स के डेवलप करते हुए ही अपना रास्ता काट के बना लिया था। या ये बोल सकते हैं कि स्लोप्स को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती हैं और स्लोप्स को काट के अपना इन्होंने खुद से रास्ता बना लिया है। और सब्सिक्वेंट वैसे रिवर्स हैं जिन्होंने अलोंग द स्लोप्स वो बहती चली गई। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि माउंटेन फॉर्मेशन के पैरेलली वो रास्ता काट के अपना बना बना गई, वैसा नहीं हो पाया, तो उसे सब्सिक्वेंट बोलते हैं। जो आसान हो वो याद कर लेना। इनलैंड ड्रेनेज क्या है, इनलैंड, अब इसमें दो तीन टर्म आएगा जिसमें कुछ टर्म्स हैं। इनलैंड ड्रेनेज, एफेमेरल बेसिन और एंडोरिक बेसिन। तो इन तीनों को देखते हैं। लोग यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इनको, बट वो गलत है। इनलैंड ड्रेनेज क्या है, जिसमें कि नदी का पानी जो है वो सी तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसमें उतनी या तो उतना पानी नहीं है या उतना फोर्स नहीं है कि वो सी तक पहुंच पाए। जैसे एग्जांपल है इसका लूनी, राजस्थान में रिवर्स एंड इनलैंड, मतलब सी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेक स्वम्प्स में किसी में ही उसका पानी खत्म हो जा रहा है इंस्टेड ऑफ रीचिंग द सी। एफेमरल बेसिन क्या है, ये ऐसे रिवर बेसिन्स हैं या ऐसे रिवर्स हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फ्लो करती हैं, सीजनल बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जैसे अभी बारिश हुई, मानसून हुआ, तो उसमें थोड़ा कुछ पानी फ्लो हुआ, अदरवाइज वो लार्जली पूरे साल भर वो ड्राई रहती है। अब ऐसे स्ट्रीम्स हमें थार डेजर्ट में दिखाई देती हैं जहाँ पे कि बारिश, एक तो बारिश वहाँ पे कम होती है डेजर्ट में, राजस्थान एरियाज में, और उसमें भी पूरा ड्राई रीजन है। तो थोड़ा बहुत जो बारिश होता है वो कुछ एक आध महीने फ्लो करता है, कुछ महीने ही फ्लो करता है, और उसके बाद वो मोस्टली साल भर वो ड्राई रहता है। तो ऐसे स्ट्रीम्स को हम एफेमेरल बेसिन बोलते हैं, कि ये सीजनल तो है ही है बट बिल्कुल ही कुछ ही एक दो महीने तीन महीने के लिए ही फ्लो करती हैं। और
जो पेनिनसुलर रिवर्स हमने देखा है कि वो सीजनल तो हैं, बट उसमें गर्मी के कुछ 1-2 महीने ही पानी उसमें नहीं रहता होगा या बहुत कम रहता होगा, अदरवाइज वो सालों भर मेजर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर उसमें पानी थोड़ा ना कुछ तो रहता ही है। तो एफेमेरल वो है जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट लिव्ड है, कैरी वाटर ओनली आफ्टर रेनफॉल, और ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ द थार। अब एंडोरिक बेसिन क्या है? ये क्लोज्ड बेसिन है। जनरली आगे हम देखेंगे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज करके एक टर्म है, जहाँ पे कि एक हाईलैंड के बीच में कोई लेक बन रहा है या कहीं से पानी हर जगह से आके यहाँ पे जमा हो रही है, रिवर्स आके यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, और इसके लिए कोई आउटलेट नहीं है। वाटर इज ट्रैप्ड, देर इज नो आउटलेट। ठीक है, क्लोज बेसिन है, कोई आउटलेट नहीं है, और जो भी पानी का लॉस है वो सिर्फ इवापोरेशन से हो रहा है, पानी का फ्लो और बाहर नहीं है, नो आउटलेट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है सांबर लेक और पांगंग सू। यहाँ से कोई दूसरी बड़ी रिवर फ्लो कर नहीं कर रही है, या ओरिजिन नहीं हो रहा है उनका, जो भी पानी आ रहा है वो इकट्ठा होकर इन्हीं लेक्स में रह जा रहा है, और जो वाटर का लॉस है वो सिर्फ इवापोरेशन से हो रहा है। ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज मत करना। आगे देखते हैं डेल्टा, अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स। जब ओल्डर स्टेज में रिवर पहुंच जाती है, उस बिल्कुल स्लगिश होने की वजह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, तो जो भी उसमें सेडिमेंट्स होता है उसको वो डिपॉजिट कर देती है। जो भी सिल्ट वो लेके आती है अपने साथ, वो उसको वो एक जगह डिपॉजिट कर देती है एट द माउथ ऑफ द सी, मतलब रिवर के माउथ में, नियर द सी। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी है कि न्यू लैंड का फॉर्मेशन हो, जो कि सी पे प्रोट्रूडिंग हो, सी की तरफ निकला हुआ एक नया लैंड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तभी हम उसे डेल्टा बोलेंगे। अगर लैंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम डेल्टा नहीं बोलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, सेडिमेंट का डिपोजिशन होना चाहिए, और रिवर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन करके वो सारी डिपोजिशन कर रही है। इसको देखते हैं फिगर्स में। ये देखो महानदी डेल्टा है, ये इतना एरिया ऑलमोस्ट क्या है, ये सी की तरफ प्रोट्रूडेड है, ये सारा जितना भी एरिया निकला हुआ है ये सी की तरफ प्रोट्रूडेड है, बाहर निकला हुआ है, और ये सारा सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से इतना सारा एरिया सी में नया फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसीलिए हम इसे डेल्टा बोल रहे हैं। दूसरा, ये नाइल रिवर की एक इमेज है, सेटेलाइट इमेज है, जहाँ जहाँ ये ग्रीन पैच दिख रहा है वहाँ से होकर रिवर फ्लो कर रही है, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो डेल्टा है। अब चूंकि ये डेल्टा शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, इसीलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। ये भी जो है वो प्रोट्रूडेड टुवर्ड्स द सी है। हो सकता है कि अगर डेल्टा ना होती तो ये लैंड पार्ट इस तरीके से होता। तो अब यहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लैंड बिल्डिंग हो रहा है, सेडिमेंट की डिपोजिशन हो रही है, और रिवर तो स्लो डाउन होती है, तो तभी जाके हम इसे डेल्टा बोलते हैं। आगे देखो एस्चुअरी क्या है। एस्चुअरी वैसे रिवर्स फॉर्म करते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट सेडिमेंट नहीं होता है मौजूद, और वो बस जाके सी में मिल जाते हैं, यानी कि वाटर की मिक्सिंग हो रही है, फ्रेश वाटर की सलाइन वाटर से मिक्सिंग हो रही है, और इस एस्चुअरी के पास यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होगा, क्योंकि ये सी का पानी थोड़ा अंदर आता है टाइड्स के टाइम में, और ये रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो इधर जाता है। तो उसमें इस वाले पोर्शन में ये जो एस्चुअरी वाला एरिया है, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलता है। अब देखो ये लैंड नहीं है, ये मडी वाटर है, सेडिमेंट्स है, और इसमें पानी में वो काफी मटमैला सा दिख रहा है, ये कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं है। क्लोजली देखें तो ये रहा, इसमें कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं है, पानी ये रिवर्स के थ्रू इधर से ये रिवर्स के थ्रू आ रहा है, यहाँ से रिवर के थ्रू आ रहा है, कोई लैंड का फॉर्मेशन नहीं है, बस वाटर की मिक्सिंग है। इसी ऐसे फीचर्स को हम एस्चुअरीज बोलते हैं। अब एक और चीज देख लो, 1 सेकेंड। ये इंडिया में ऐसे फीचर्स हमें वेस्टर्न घाट्स के रिवर्स में, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें दिखाई देता है। सैटेलाइट इमेज अच्छी हम मुझे एक मिली मांडवी और जुआरी एस्चुअरी की, तो वो मैं शो कर रहा हूँ। ये गोवा वाले रीजन में रिवर्स फ्लो करके आ रही हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एस्चुअरी बना रही है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट लैंड फॉर्मेशन नहीं है। देखो, मांडवी एस्चुअरी,
यहाँ पे रिवर फ्लो करके आई, यहाँ पे पणजी से होते हुए फ्लो करते हुए, और यहाँ पे कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं है, ये सिंपली अरेबियन सी से जाके वाटर इसका मिक्स हो रहा है। ठीक है। और ये नीचे के साइड में वो जुआरी रिवर है, जो कि फिगर में नहीं दिख रहा, इमेज में नहीं दिख रहा। बट ये समझो कि इसमें कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं है, सिंपली वाटर की मिक्सिंग है। ऐसे फीचर्स को हम एस्चुरी बोलते हैं। तो डेल्टा और एस्चुरी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। टाइडल माउथ पे जाके फ्रेश वाटर मिक्सेस विथ सॉल्टी सी वाटर। ठीक है। वाटर मिक्सिंग जोन है। टाइडल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हाई टाइड्स के टाइम में ये सी का पानी अंदर में आएगा, और उसका जो एस्चुरी वाले इस रीजन के पानी को वो ब्रैकिश होना देगा। सलाइन वाटर जो है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ब्रैकिश वाटर की थोड़ी सी कम होती है बट सॉल्टी। और फ्रेश वाटर जो है उसकी सैलिनिटी सबसे कम होती है। तो ब्रैकिश और सलाइन के बीच में डिफरेंस समझना। ब्रैकिश मतलब इसमें थोड़ा हल्का सलाइन है, और सलाइन मतलब वो हाईली सलाइन है। सलाइन मतलब सी रिवर, सी सी का पानी उतना सलाइन होगा। और ब्रैकिश यानी कि लगून्स का पानी, थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी है, थोड़ा सा सलाइन वाटर भी है। अब एक और टर्म है रिवर कैप्चर, मतलब रिवर की चोरी, स्ट्रीम पायरेसी। इसमें क्या होता है कि एक थ्रू एरोजन और सम टेक्टोनिक एक्टिविटीज कोई एक रिवर दूसरे रिवर के ट्रिब्यूटरीज को कैप्चर कर ले। यानी कि ऐसा कोई इवेंट हो कि चाहे वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज अर्थक्वेक्स की वजह से हो, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी पॉसिबल है, और सबसे ज़्यादा तो ये इरोजन की वजह से होता है। तो इरोजन होते होते क्या है कि एक रिवर ने अपना कोर्स थोड़ा सा चेंज कर लिया, और जाके वो अब दूसरे रिवर में मिलने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि एक दूसरे रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो, अब उसके लिए लॉस हो गया उसका। तो पानी का डिस्चार्ज का उसके लिए वाटर का लॉस होता है। ऐसे फिनोमिनन को हम रिवर कैप्चर या स्ट्रीम पायरेसी बोलते हैं। डाइवर्जन ऑफ वन रिवर्स हेड वाटर्स बाय अनदर थ्रू एरोजन। किसी एक के ट्रिब्यूटरी को दूसरे रिवर में जाके मिल जाना, वो स्ट्रीम पायरेसी है। यमुना कैप्चर्ड एग्जाम्पल इसका है, यमुना रिवर में जाके टोन्स रिवर पहले सरस्वती में जाके मिलती थी। ठीक है, जो अब लार्जली एग्जिस्ट नहीं करती। कई लोगों का कहना है कि सब सरफेस है, या एविडेंस से तो यही पता चलता है कि पहले फ्लो करती होगी बट अब ड्राई हो चुकी है। तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो थी टोन्स रिवर, उसको यमुना ने कैप्चर कर लिया। अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती, जो पहले यहाँ से फ्लो करती थी सरस्वती की ओर, बट अब उसको यमुना ने कैप्चर कर लिया। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर जो है वो ड्राई अप हो गया। सरस्वती में अब जाके वो नहीं मिलती है, तो वो रिवर ड्राई हो गई। तो एक एग्जाम्पल है स्ट्रीम पायरेसी का। आगे चलते हैं। अब ये देखा हमने महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा देखा, नाइल डेल्टा देखा, एस्चुरीज ये ब्राज़ील में की कोई एक रिवर है। और दूसरा एक हमने देखा यहाँ पे मांडवी रिवर, मांडवी रिवर गोवा का, ये एस्चुरी देखा। तो इम्पोर्टेंट जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो भी वो डेल्टा फॉर्मेशन किसी ना किसी लेवल तक तो करते ही हैं, छोटे या बड़े। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो मोस्टली एस्चुरीज ही फॉर्म करते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन उनमें नहीं होता, क्योंकि वो रीज़न देखेंगे बाद में अलग से। शॉर्ट में अगर बोले तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास उतना लंबा कोर्स ही नहीं है कि वो उतने ज़्यादा डिपॉजिट्स ले जाएं, और उनकी फ्लो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होती है, स्लगिश उनके नेचर होते नहीं हैं, तो डिपोजिशन ज़्यादा हो नहीं पाती, ज़्यादा सेडिमेंट से नहीं होते, और कोर्स उनका छोटा होता है। अब कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स देखते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? ड्रेनेज पैटर्न जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट और शेप जो फॉर्म कर रही हैं रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज, जो भी स्ट्रीम्स हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इम्पोर्टेंट मेन रिवर है, वो कौन सा ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। डेंड्राइटिक वो होता है, अब इसमें टाइप्स हैं डेंड्राइटिक, और भी टाइप्स हैं बट हमने कुछ ही डिस्कस किया है जो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर रिवर्स के लिए यही डेंड्राइटिक दिखता है, यानी ट्री लाइक ब्रांचिंग है। ये गंगा प्लेन्स और गंगा यहाँ पे नहीं होगा, गोदावरी रिवर इन पेनिनसुलर रिवर्स,
गंगा प्लेन्स। और दूसरा इम्पोर्टेंट, मोस्टली ये डेंड्राइटिक दिखता है इंडिया में, वो क्या है कि ट्री के ब्रांचेस की तरह वो नेटवर्क उसका पैटर्न दिखता है। रेडियल ये है कि एक सेंट्रल हाई आउटवर्ड, हाई पॉइंट से आउटवर्ड उसकी फ्लोज होती है, यानी कि एक कोई ऊपर में हाई लैंड है, उसे एक रिवर इस तरीके से निकल रही है तो दूसरी रिवर इस तरीके से निकल रही है, एक का फ्लो किसी और डायरेक्शन में है, दूसरे का फ्लो किसी और डायरेक्शन में है, तीसरे का किसी और डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसे ड्रेनेज को हम रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं। ये हमें देखने को मिलता है अमरकंटक में। एंड अमरकंटक से ये नर्मदा एक तरफ यानी कि वेस्टवर्ड फ्लो होती है, सोन जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, और भी एक दो छोटे रिवर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और एक छोटे लेवल पे अगर एग्जांपल देखें तो हमें रांची प्लेटू में भी इसका एक एग्जांपल मिलता है। रांची प्लेटू में सुबर्ण रेखा, साउथ कोयल, इस तरह के रिवर्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं कुछ देर के लिए। तो रेडियल ड्रेनेज इसको बोल सकते हैं। और अगर हम देखें इसका एग्जांपल तो मानसरोवर लेक के पास जितने रिवर्स हैं, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीन मेजर रिवर्स हैं वहाँ आसपास से निकलते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम पॉइंट बट आसपास वाले रीजन से निकलते हैं। इंडस जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है, ठीक है। मैप में अगर देखना तो इंडस नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है, सतलज इज फ्लोइंग लाइक वेस्ट साइड में फ्लो कर जा रही है, और यारलुंगजांगपो और ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो कर जा रही है। तो उस हिसाब से मानसरोवर वाला रीजन भी हमारे लिए ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल हो सकता है। बट मोस्टली यूज्ड अमरकंटक का एग्जाम्पल होता है, तो ये याद रखना जरूर से। ट्रेलिस पैटर्न ये है कि राइट एंगल्स में इनकी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से मिलती हैं, पैरेलल फ्लो कर रही होंगी रिवर्स, और राइट एंगल में वो जाके मिलती हैं। और इसमें एक फीचर होता है कि रॉक्स जो है वो अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जहाँ पे हार्ड रॉक्स का स्ट्रक्चर होगा वहाँ तक तो वो रिवर्स फ्लो पैरेलल फ्लो कर रही होंगी, और जहाँ पे सॉफ्ट रॉक का स्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे उसको इरोड करके फिर दूसरे बड़े रिवर्स में वो मिल जाएंगे। तो ये सब चंबल मानस वाले रीजन में है, साउथ ईस्ट राजस्थान में है। ट्रेलिस कुछ रीजन में नर्मदा को भी बोलते हैं लोग। इनफैक्ट नर्मदा में कई रीजन में डेंड्राइटिक भी देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर भी देखने को मिलता है, और ट्रेलिस भी मिलने देखने को मिलता है। अलग अलग रीजन्स में ये तीनों चारों वहाँ पे पाए जाते हैं। रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस में ज़्यादा डिफरेंस ऐसे लोग समझते नहीं हैं, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में ही वो राइट एंगल्स में ही ट्रिब्यूटरीज मिल रहे हैं। रेक्टेंगुलर में क्या है कि रॉक स्ट्रक्चर्स अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट वाले नहीं हैं जो कि ट्रेलिस में थे। रॉक्स ऑफ अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो ट्रेलिस में थे बट रेक्टेंगुलर में नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के ही रॉक्स पाए जाते हैं, बट जॉइंट्स और फॉल्ट्स होने की वजह से उसमें इरोजन अलग होता है, और वो राइट एंगल्स में जाके रिवर्स में मिलती है। विंध्यास में ऐसे देखने को मिलते हैं रिवर्स जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा हमें डेंड्राइटिक ही देखने को मिलता है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेडियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर याद रख पाओ अच्छी बात है, ट्रेलिस तो रख ही लेना। रेक्टेंगुलर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ट्रेलिस बस ये है कि इसमें रॉक्स हार्ड एंड सॉफ्ट अल्टरनेट है, रेक्टेंगुलर में नॉट नेसेसरी। और सेंट्रीपिटल एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे कि हमने डिस्कस किया था पैंगोंग सो और सांबर लेक, या एक और है मणिपुर का लोकटक लेक, जहाँ पे कि आउटलेट नहीं है। ये लेक किसी सेंट्रल लेक में अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स फ्लो करते हुए आ रही है, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब है अंदर की ओर, टुवर्ड सेंटर। तो एक लेक हो गया, ये सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है और अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स यहाँ पे आके मिल रही है, तो वो सेंट्रीपिटल हो गया। रिवर्स फ्लोइंग इनटू अ सेंट्रल डिप्रेशन। अब इसमें प्लाया लेक्स और सॉल्ट लेक्स हैं। सांबर लेक्स राजस्थान में, पैंगोंग सो हिमालयस में है, और लोकटक मणिपुर में है। ये एग्जाम्पल के लिए याद कर लेना। फिगर में इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। डेंड्राइटिक हमने बोला था कि वो ट्री स्ट्रक्चर है, पेड़ और उसकी शाखाएं। तो ये दिख रहा है वैसा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पैरेलल रिवर्स पैरेलली फ्लो कर रही हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती को हम बोल सकते हैं कि एक नर्मदा रिवर है, दूसरा ताप्ती रिवर है, तो वो पैरेलली फ्लो कर रहे हैं और जाके अरेबियन सी में पैरेलली मिल जा रहे हैं। ट्रेलिस हम बोल सकते हैं कि नर्मदा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल्स में जाके मिल रही हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स का स्ट्रक्चर है। रेडियल, ये हाईलैंड रीजन है, ये वाला पोर्शन हाईलैंड है, यहाँ से सारी रिवर्स निकल रही हैं बाहर की ओर।
सेंट्रीफ्यूगल छोड़ दो। सेंट्रीपिटल इंपॉर्टेंट है। ये एक सेंट्रल लेक है और उसमें सभी तरह से रिवर्स फ्लो करती हुई आ रही है, जो पैंगोंग सो सांबर और लोकटक लेक जैसे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। बड़े लेवल में अगर देखें तो ब्लैक सी वाला रीजन जो है एक सेंट्रल लेक सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, लेकिन ब्लैक सी बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर भी वहाँ पे बहुत अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स फ्लो करके आ रही हैं, तो देख सकते हैं वैसे। अदरवाइज छोटे पे ही अगर देखना है, लेक लेवल पे ही देखना है, तो पैंगोंग सो सांबर एंड लोकटक वो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज एक अलग चीज़ है, नॉट ड्रेनेज पैटर्न, बट ये गंगा में और डेल्टा रीजन में ओल्डर स्टेज ऑफ रिवर्स में रिवर्स की कई सारी ब्रांचिंग हो जाती हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती है, जो अलग अलग हो जाते हैं, उसकी शाखाएं अलग हो जाती हैं। रेक्टेंगुलर हमने देखा, रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 90 डिग्रीज में यहाँ भी मिल रहे हैं, बस रॉक्स की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट वो नहीं है। एनुलर भी रहने दो, जो इजी है याद करने के लिए और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्होंने इंडिया के ड्रेनेज को शेप किया है, जियोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इंडिया की ड्रेनेज कैसे शेप हुई है। तो सबसे पहले अर्ली टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, यानी वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट का पार्ट जो था वो टूट के अलग हो गया और स्लाइटली जो है वो टिल्टिंग हो गई ईस्टवर्ड्स प्लेट्यू की। तो रिवर की जो फ्लो है वो रिवर्स टर्न ईस्ट, ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगा, क्योंकि सब्सिडेंस हुई और थोड़ा सा टिल्टिंग हो गया लैंड मास का, जो कि ईस्ट की तरफ हो गई। तो एक बड़ा रीजन है जो कि अभी के प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम को शेप करता है इंडिया के। दूसरा है हिमालयन अपहीवल। हिमालयस नहीं होते तो शायद हमारे रिवर्स का फ्लो कुछ और होता, हम एज अ होल खुद खुद ही कुछ और होते, बट सिर्फ रिवर्स की अगर बात करें तो एंटीसीडेंट रिवर्स फॉर्म की रिवर हिमालयस के फॉर्मेशन के साथ साथ कई सारे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी हमने देखा था, सुबनसिरी, कोसी, तीस्ता, इस तरह के रिवर जो है वो एंटीसीडेंट है। तो हिमालयस के अपहीवल की वजह से कई सारे रिवर्स का ओरिजिन हुआ, उनका फ्लो के डायरेक्शन चेंज हुए, तो वो डिसाइड किया हिमालयस के फॉर्मेशन ने। ठीक है। फॉल्टिंग और रिफ्ट वैली जैसा फॉर्मेशन हुआ, तो वो उसकी वजह से नर्मदा, अगर रिफ्ट वैलीज नहीं होते यहाँ पे तो नर्मदा एंड ताप्ती की भी जो फ्लो होती है वो ईस्टवर्ड्स होती, बट वो उनको गैप मिल गया और वेस्ट फ्लो करने के लिए उनको स्लोप मिल गया, तो उसके लिए रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन जो है वो उसने शेप किया नर्मदा एंड ताप्ती के फ्लो को, अदरवाइज वो ईस्ट फ्लो कर रही होती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। हाँ, तो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन जो है वो भी नर्मदा एंड ताप्ती जैसे रिवर्स को वेस्टवर्ड्स ले गई, अदरवाइज उन्हें स्लोप नहीं मिलता और ईस्ट की तरह ही वो फ्लो करती। फिलिंग ऑफ फॉल्ट, जो फॉल्ट रीजन्स हैं, फॉल्टेड रीजन्स हैं, उनमें सिल्ट की डिपोजिशन हो रही है और वो कई जगह पे इवन नर्मदा एंड ताप्ती में। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारे रिवर्स का फ्लो कैसे हो रहा है और शुरुआती स्टेज से वो कैसे इन्होंने शेप किया है इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स को और ड्रेनेज सिस्टम को। अब देखते हैं फिजियोग्राफी में कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक्स जो है वो ईस्टर्न सॉरी पेनिनसुलर साइड में जो बेस इनको मिलता है वो काफ़ी हार्ड रॉक्स का बेस, क्रिस्टलाइन बेसमेंट का मिलता है, तो उसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा मियंडरिंग चैनल्स नहीं है पेनिनसुलर रिवर्स में, क्योंकि वहाँ पे जस्ट लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल या एल्यूवियम नहीं है कि नदी अपने हिसाब से रास्ता चेंज कर सके, पत्थरों के बीच से होते हुए फ्लो करती हैं, तो उनके पास शिफ्ट करने के लिए स्कोप नहीं बचता, तो नॉन मियंडरिंग चैनल्स है पेनिनसुलर रिवर की, क्योंकि क्रिस्टलाइन बेसमेंट है रॉक्स की, फिक्स चैनल्स हैं, वो चेंज नहीं होने वाली। जिस वैली से होके गुजर रही हैं उसी पत्थर उन्हीं पत्थरों को वो और काटती हुई चली जाएंगी आगे आने वाले टाइम में भी। सेडिमेंट्री एल्यूवियम जो है प्लेन्स में, सॉफ्ट सॉइल है, खादर और बांगर इस तरह के रॉक्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में।
ठीक है, उसकी वजह से मियांडरिंग होगी, ऑक्सबो लेक्स और लेविस जैसे फॉर्मेशंस होंगे। तो मियांडर्स, ऑक्सबोज और फ्लड प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट्री एल्यूवियम है। अगर वहाँ पे रॉक्स होते तो ये इन सारे फीचर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। हिमालयस का फॉर्मेशन जो है वो ग्लेशियर ग्लेशियर हमें मिलता है, तो उससे ये डिसाइड होता है कि कौन से रिवर्स की फ्लो जो होगी वो पेरिनियल होगी। हिमालय से जो रिवर्स फ्लो होके आ रहे हैं उनको वो सफिशिएंट वाटर का सोर्स मिल जाता है और उनकी वेलोसिटी स्टीप हो जाती है क्योंकि स्लोप इनकी हाई है। ठीक है, यहाँ से जो फ्लो होके आएंगे उनकी स्लोप स्टीप वेलोसिटी होगी, इरोजन कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें दूसरे लैंडफॉर्म्स को भी डिसाइड करती हैं और ड्रेनेज पैटर्न्स और ड्रेनेज बेसिन्स को भी थोड़ा शेप करती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, हार्ड रॉक्स हैं, तो सीजन एक तो स्ट्रक्चरल कंट्रोल है कि ज़्यादा उनमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, एक ही बार अलग अलग तरीके से बोला गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स में सेडिमेंट्स हैं तो उसमें रिवर्स की कोर्सेज चेंज हो रही हैं, अदरवाइज पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो उनमें हार्ड रॉक्स है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल है, तो ज़्यादा उनकी चैनल चेंज नहीं होगी। सीजनल फ्लो है क्योंकि रिवर का जो सोर्स है वो इसमें ग्लेशियर्स नहीं है, रेन वाटर्स है, तो वो किसी सीजन्स में ज़्यादा फ्लो करती हैं, अदरवाइज वो पानी उनमें कम होता है। अब कहीं कहीं पे रैपिड्स और वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स जो है वो डेल्टास, अब ईस्ट में होंगे तो डेल्टास फॉर्म करेंगे, वेस्ट में होंगे तो एस्चुरीज फॉर्म करेंगे। ठीक है, ईस्ट में क्योंकि इनके पास डिपोजिशन ज़्यादा होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, रिवर का कोर्स लंबा होता है। वेस्ट में एस्चुरीज फॉर्म करते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें, इनके पास सेडिमेंट्स नहीं है ज़्यादा और रिवर कोर्स भी इनका काफ़ी छोटा है। थार डेजर्ट में एफिमेरल रिवर्स पाए जाते हैं। एफिमेरल मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, कुछ एक दो महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 4, इस तरीके से रिवर्स में फ्लो दिखाई देगा, पानी होगा, अदरवाइज वो लार्जली ड्राई रहते हैं। इनलैंड ड्रेनेज भी होता है, वो सी तक पानी पहुंच नहीं पाता है। लूनी और रन सिस्टम छोटे मोटे स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, इनलैंड की वाटर्स जो है लेक्स और swamps में डंप करते हैं या ड्रेन करते हैं। आइलैंड्स में भी देख लेते हैं, शॉर्ट रेडियल ड्रेनेज जो है वो अंडमान में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में कोई मेजर ऐसे रिवर है ही नहीं। हिमालयन ड्रेनेज की बात करें, अब इसको हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हिमालयन रिवर्स में जो है मेन सिस्टम्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन बड़ी मेजर रिवर्स हैं। इनिशियल स्टेजेस में यानी कि पहाड़ों में ऊपर में यू शेप्ड वैलीज ऐसे दिखाई देंगे और बाकी मोस्टली वी शेप्ड वैल्यूज दिखाई देंगे। यू इसलिए क्योंकि ये यहाँ से यू की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसे यू दिखाई दे रहा है, और ये वी क्योंकि ये वी की तरह दिखाई दे रहा है। जहाँ वाटर से ज़्यादा इरोजन होगी वहाँ पे वी शेप्ड वैलीज फॉर्म करेंगे और जहाँ ग्लेशियर से ज़्यादा इरोजन होगी वहाँ पे यू शेप्ड वैलीज फॉर्म करेंगे। तो ये सारे लैंडफॉर्म फीचर्स हमें हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेचर जो है वो पेरिनियल है, एंटीसीडेंट रिवर्स यहाँ पाए जाते हैं और रिवर अपने यूथफुल स्टेज में है, इरोजन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। माउंटेन फीचर्स यहाँ पे गॉर्जेस फॉर्म करते हैं, वी शेप्ड वैलीज जो हमने अभी देख लिया, और रैपिड्स, वाटरफॉल्स ये भी देखने को मिलते हैं। गॉर्जेस के बारे में अभी हम देखेंगे आगे अच्छे से। गॉर्जेस क्या है, ये जो हाईएस्ट टॉलेस्ट पीक्स हैं, दिस इज नंगा पर्वत, ठीक है, और ये इंडस रिवर है। तो ये जो टॉलेस्ट पीक है और ये रिवर बेड जो है यहाँ पे, इनकी जो हाइट में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। ये सबसे ऊंची जो चोटी है और रिवर बेड में जो सबसे डीप वाला पॉइंट है, उनमें जो डिफरेंस है रिलीफ मतलब हाइट में फ्रॉम द मीन सी लेवल, उसी चीज़ को हम गॉर्ज बोलते हैं। क्योंकि इसी रिवर ने यहाँ से, इसी रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज या उसके ग्लेशियर्स पूरे के पूरे इस लैंडफॉर्म को थोड़ा थोड़ा इरोड करते हुए ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया है। तो ये जो डिफरेंस है इनके हाइट्स में वो इसी रिवर की वजह से है, उसे हम गॉर्ज कहते हैं। अब इंडस में जो है स्कार्डू गॉर्ज है, ब्रह्मपुत्रा में नामचा बरवा है, काली गंडकी गॉर्ज, ये काली गंडकी और गंडकी रिवर जो है नेपाल में बोलते हैं इसको, और ये जो है वो डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड है, 5571 मीटर्स। ठीक है, नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। स्कार्डू इंडस में, नमचा बरवा ब्रह्मपुत्र में, काली गंडकी गॉर्ज जो है वो डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब
ये देखो यू शेप्ड वैली और वी शेप्ड वैलीज, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये काली गंडकी गॉर्ज और धौलागिरी को हम देखते हैं यहाँ पे। ये रहा धौलागिरी माउंटेन रेंज, ये सम 8,000 मीटर से ऊंची हाइट है इसकी। और ये जो रिवर बेड फ्लो कर रही है यहाँ पे, गंडक रिवर की, काली गंडकी, सॉरी, तो वो कुछ 2,500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल उसकी हाइट है। और इनके बीच की जो डिफरेंस है, ये कुछ 5,571, यानी कि 5,571 मीटर्स की इनकी डिफरेंस होती है। तो उसको हम बोलते हैं गॉर्ज की डेप्थ। और ये जो है वो डीपेस्ट गॉर्ज फॉर्म करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये नेपाल में है। अब वही जो यूथफुल स्टेज में, यानी नीचे प्लेन्स में जब वो रिवर्स आ जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं: मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, लेवीज, डेल्टास। ये सारे हम फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में देख भी चुके हैं, अभी फिर से दोबारा भी देखेंगे। लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो इंडिया में है वो गंगा से फॉर्म करती है, ठीक है, एरिया वाइज। अब देखो ये जो रिवर्स की मेंडरिंग है, यानी कि साइन्यूसाइडल जो बेंडिंग है रिवर की एज कर्व, इसी को हम मेंडरिंग बोलते हैं। बिल्कुल सरपेंटाइन सांप की तरह वो मुड़ते हुए जा रही है, इसको हम बोलते हैं मियंडर। और जहाँ जहाँ पे ये कट ऑफ होके अलग एक फीचर बना के वाटर बॉडी का, ये इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सबो लेक्स। ये रिवर का जो पहले किसी टाइम में इधर से फ्लो हो रहा होगा, बट अब कट ऑफ होके इस तरीके से वो एक ऑक्सबो लेक फॉर्म कर गया। हो सकता है आने वाले टर्म में ये पार्ट कट के अलग हो जाए और ये एक ऑक्सबो लेक्स बन जाए। ये पार्ट हो सकता है कट के अलग हो जाए और ये एक ऑक्सबो लेक बन जाए। सिमिलरली यहाँ पे ये तो ऑलरेडी ऑक्सबो लेक बन चुका है, ये वाला पोर्शन हो सकता है कट के अलग हो जाए। अब ये देखो, अ, बिहार में गंडक रिवर है, उसकी मियंडरिंग और वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख रही है। ये रहा एक ऑक्सबो लेक, ये रहा एक ऑक्सबो लेक, ये रहा एक ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक है, ये ऑक्सबो लेक है। इतने सारे हैं, और बाकी ये जो रिवर की फ्लो है पूरी, वो पूरी की पूरी उसकी मेंडरिंग है। ठीक है, ऑक्सबो लेक्स और मेंडरिंग ये हमने समझ लिया। एंटीसीडेंट रिवर्स के कुछ एग्जाम्पल है: गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस, कोसी, तीस्ता, सुबनसिरी, घाघरा, सरयू। दोनों एक ही रिवर का नाम है। करनाली बोलते हैं इसको नेपाल में। सौरभ विहार, कोसी, ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। सौरभ विहार बोलते हैं कोसी को क्योंकि फ्रीक्वेंट कोर्स की चेंज होती है और बाढ़ बाढ़ इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं। हाई सेडिमेंट डिपोजिशन है और डेप्थ रिवर की शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो कोर्स अपना चेंज कर लेती है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है रिवर आइलैंड, रिवरिन आइलैंड्स, मजूली, जो कि ब्रह्मपुत्र में है। ब्रेडेड चैनल्स एंड एना ब्रांचिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रेडेड चैनल्स क्या है कि वो किसी चोटी की तरह वो इंटरकनेक्टेड चैनल्स होंगे, कभी वो रिवर इधर से फ्लो करे, कभी इधर से फ्लो करे। काफ़ी अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लो होता है रिवर का, वो रास्ता चेंज कर लेती है अपने पूरे फ्लड प्लेन्स में ही। रास्ता चेंज करने का ये मतलब नहीं कि कोर्स शिफ्ट कर लिया, बट अपने फ्लड प्लेन में ही वो इंटरकनेक्टेड चैनल्स, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग चैनल्स होते हुए फ्लो कर रही है, इसे हम ब्रेडेड चैनल्स बोलते हैं। और एना ब्रांचिंग भी ऐसा ही कुछ है, बट एना ब्रांचिंग और ब्रेडेड चैनल्स में एक डिफरेंस होता है कि एना ब्रांचिंग के जो चैनल्स हैं छोटे वाले, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो तुरंत रास्ता नहीं चेंज करते, बट उससे फ्लो कर रहे हैं। ये डिवाइडेड कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग चैनल्स हैं, बट वो उसी को मेंटेन करते हुए फ्लो कर रहे हैं और क्विकली शिफ्ट नहीं करते। अब ये एक देखो, ये फ्लड प्लेन का एक फिगर है। ये पूरा जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा रिवर का फ्लड प्लेन है, यानी कि बाढ़ में, यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो ये पूरा का पूरा पानी के अंदर हो सकता है, और जब पानी कम हो तो वो इस तरीके से किसी एक पतले से कोर्स से होते हुए बह रही हो सकती है। बट वंस इन अ वाइल, कभी जब पानी एक्सट्रीम हो तो वो पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक का वो हो सकता है कि वो बाढ़ के अंदर में आ सकता है। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। यहाँ भी सपोज एक्सट्रीम बारिश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा रीजन जो है वो पानी पानी में हो, पूरे बाढ़ के अंदर में हो, फ्लडेड रिवर फ्लो के अंदर हो, तो उस उतने पूरे ब्रॉड रीजन को हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स हम समझ चुके हैं, हिमालयन रिवर्स के बारे में देख चुके हैं। अब मियंडरिंग
कि एक कैसे फॉर्मेशन होता है ऑक्सबो लेक्स का, ये देख सकते हैं। जैसे रिवर्स का एक स्ट्रेट फ्लो है, धीरे धीरे वो रास्ता हो सकता है कि थोड़ा कर्व करने लगे। उसके पीछे का रीज़न होता है, एक तो सेडिमेंट की डिपोजिशन है, और कोरियोलिस फोर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कोरियोलिस के बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ, सेडिमेंट डिपोजिशन से वो रिवर्स अपना धीरे धीरे रास्ता चेंज कर रही हैं और वो कर्व हो रही हैं धीरे धीरे धीरे। ये पोर्शन जो है वो बेंड होता होता बड़ा होता गया, और फिर अल्टीमेटली ये कट ऑफ होके वो रास्ता उसने अपना सीधा बना लिया। ये जहाँ पे उसको सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट होने लग गई, तो उसको ईजी रास्ता अब उसको ये दिखाई देने लगा रिवर को। तो धीरे धीरे वो कट ऑफ करते 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 वो जाके इसे मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो फिर वो सीधा ऐसे ही फ्लो करने लगती है, और ये वाला पार्ट कट ऑफ रह जाता है। तो वो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करते हैं। हो सकता है कि आगे वो इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे चैनल बनाए और बाद में इसे भी काट दे, और फिर हो सकता है बाद में इधर से फ्लो करने लगे। तो ओवर द टाइम वो चेंजेस होते रहते हैं, और वो लेक्स और मेंडरिंग फॉर्म करते रहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, कोसी रिवर की रिवर कोर्स शिफ्टिंग फ्रॉम 1730s टू 1960s, क्योंकि मैप में वहाँ तक का हमें मिला है। शुरू में वो काफ़ी ईस्ट फ्लो करती थी, अभी जाके एट प्रेजेंट वो है वो काफ़ी वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। तो धीरे 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 वो रिवर कोर्सेज शिफ्ट करती करती वो इधर से अभी इतना ज़्यादा वो उसने अपना रिवर कोर्स शिफ्ट कर लिया है। और इस बीच में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो सपोज समझो कि कई सारे ऐसे ईयर्स रहे होंगे जो कि हेविली फ्लडेड टाइम्स रहे होंगे उस रीजन के लिए, जहाँ पे कई सारे गांव जो हैं सपोज, वो अब उस रिवर फ्लो के अंदर आते हैं। उसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही होती है, और फ्लड एक प्रॉब्लम है वहाँ हमेशा के लिए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, वो ज्योग्राफी ही वहाँ की वैसी है। रिवर आगे भी कोर्स शिफ्ट करती रहेगी, और अ, लोग वहाँ पे परेशान होते रहेंगे। तो देखो 1730 से 1960s तक ये यहाँ से वो जो फ्लो कर रही थी ओरिजिनली, वो अब यहाँ पे फ्लो करने लगी है, और इस बीच में वो कई सारे कोर्सेज अपना शिफ्ट करते हुए यहाँ से यहाँ पे अभी अभी प्रेजेंट चैनल पे फ्लो कर रही है। तो इसी की वजह से इसको सौरव विहार बोलते हैं। कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, धनसिरी, मानस, ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और पेनिनसुलर ड्रेनेज से हम नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। बने रहने के लिए थैंक यू।